नमस्कार, प्रणाम। आज फिर हम पटना में हैं और आज फिर हम बात करने के लिए आए हैं। पिछले 6 जुलाई से बिहार की तमाम एएनएम की जो कर्मी है वो अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटी हुई हैं अपनी भिन्न भिन्न मांगों को लेकर। कल 18 जुलाई 2024 है और कल गर्दनी बाग में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई बड़ी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए इस समय हम आपका परिचय करा दें। आप हैं श्री विश्वनाथ सिंह जी और CI2 के उपाध्यक्ष हैं और लगातार बिहार से जुड़े हुए तमाम बातों को जो है कि उठाते रहते हैं और जो भी बात सड़क की होती है वो ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। हम आपका, आपके प्रयास का, आपके चैनल का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और आपके प्रयास की सराहना करते हैं। ये जो 6 तारीख को हमारा बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का 6 जुलाई को पूरे सिविल सर्जन के यहाँ बिहार में प्रदर्शन हुआ था, वो जो संविदा की एएनएम और संविदा पर काम करने वाले जितने लोग हैं, CHO हैं, RBS के स्टाफ हैं, RNTCP के स्टाफ हैं, स्वास्थ्य समिति के लोग हैं, ये तमाम लोगों के ऊपर जो 4 महीना से उनका मानदेय रोक करके और 3 बार फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम जो लागू किया गया है, यह मांग भी हमारी मांग में था, अन्य मांगों के साथ साथ। लेकिन एकाएक ये मांग इतना तूल पकड़ लिया कि तात्कालिक सवालों को देखते हुए काला बिल्ला लगा करके हम लोगों ने कार्यक्रम को चलाया और 12 तारीख को सभी स्वास्थ्य समिति पर प्रदर्शन करके स्वास्थ्य समिति के जो कार्यपालक निदेशक हैं उनको मांग पत्र भेजा गया है और कल एक बड़ा प्रदर्शन पूरे बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर के तले होने जा रहा है। क्योंकि 19 तारीख को कैबिनेट की बैठक होने वाली है, खास करके संविदा कर्मियों के लिए, इसलिए हमने 18 तारीख का डेट चुना। पहले तो 18 ही था, लेकिन अब शायद जैसा कि आप ही बता रहे हैं कि 19, लेकिन हम सुन रहे हैं कि 18 और 19 2 दिन कैबिनेट शायद होने वाला है, जैसा हमको मतलब लोग बताया कुछ। खैर जो भी हो, तो हमारी जो तात्कालिक लड़ाई का मुद्दा है वह यह है, समान काम का समान वेतन, समान मानदेय, समय पर वेतन मानदेय का भुगतान। और चूँकि बार बार हम लोग बता चुके हैं कि चूँकि रिमोट प्लेस पर जहाँ पर उपकेंद्र नहीं है, जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, जहाँ पर नेट की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पर इस सिस्टम से हाजिरी बनाना अव्यवहारिक है। और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोज़र बाबा जैसे कड़ा चीफ मिनिस्टर ने शिक्षकों के द्वारा जो ये हाजिरी बनाने का सिस्टम था डिजिटल, उसको उन्होंने रोक लगा दिया, वापस ले लिया। लेकिन बिहार की सरकार का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। कल हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद आगे की लड़ाई पर हम विचार करेंगे। आप हमेशा जो है कि स्कीम वर्कर्स की आवाज़ उठाते हैं, तो स्कीम वर्कर्स लगातार हमेशा मांग कर रहे हैं कि हमें जो है कि एक मानदेय मिलना चाहिए, कैबिनेट से हमारे भी मुद्दे को पारित करना चाहिए। क्या कहेंगे उन सभी बातों को लेकर? स्कीम वर्कर्स को मानदेय मिलना चाहिए और अभी जो 1500 रुपया हमारा हुआ है वह कैबिनेट में नहीं जाने के कारण आशा का लागू नहीं हो पाया है। और इसी भी तरीके से अन्य स्कीम वर्कर का भी मानदेय जो है नहीं मिल पा रहा है। हरियाणा में आशा को 6000 रुपया मिलता है महीना, आपने ही बात किया है, सुरेखा ने बताया होगा आपको। लेकिन बिहार में मात्र 1000 बिहार सरकार अपने फंड से देती है। तो क्या हरियाणा के लिए कोई विशेष राज्य का दर्जा है? यहाँ की जो सरकार है, बिहार की जो सरकार है, वह स्कीम वर्कर के प्रति सौतेला व्यवहार कर रही है। इसलिए हमारी लड़ाई जारी है और हमारी लड़ाई के कारण, हमारे और संयुक्त संघर्ष मंच के संघर्ष के कारण, मैं और नेताओं की तरफ अपना ही केवल पीठ नहीं थपथपाना चाहता हूँ। संयुक्त संघर्ष मंच जिसके बैनर के तले हड़ताल हुआ था और समझौता हुआ था, तो संयुक्त संघर्ष मंच के प्रयास के कारण अभी जो पहले का 1000 रुपया बाकी था
वो 16-16 हज़ार रुपया सभी आशा के खाता में और आशा फैसिलिटेटर के खाता में अब जाना शुरू होगा और वो जा रहा है। साथ ही साथ उनका जो 4-5 महीना का मानदेय बाकी था उसका भी भुगतान का प्रक्रिया अश्विन पोर्टल से शुरू हो चुका है। अब उसकी 2 आशा की मांगें फंसी हुई हैं। एक मांग है आपको बिहार सरकार से कि 1500 रुपया उसको मानदेय का जो समझौता है उसको लागू करना, और भारत सरकार से हमारी मांग है कि प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया जाए, इसको सरकारी सेवक घोषित किया जाए, और जब तक नहीं करते हैं तब तक 26,000 रुपया इनको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान किया जाए। इन तमाम सवालों पर राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष चला है और भविष्य में भी चलेगा। अभी दिल्ली में आशा का वर्कशॉप हुआ है, वहाँ जो तय हुआ है वो बैठक करके सबको बताया जाएगा और आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके साथ हमारे स्वास्थ्य विभाग में ममता और कुरियर हैं। कुरियर इसको हफ्ता में 2 दिन काम है, महीना में 8 दिन काम है, 22 दिन निकम्मा है, और इसी 8 दिन काम करने पर इस भरोसा पर कि सरकारी सेवक बन जाएगा, वो अपने पूरी जवानी को बर्बाद कर दिया। अब वो बुढ़ापे को अग्रसर है और 10-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर साइकिल चला करके टीका लेकर के जाता है, फिर टीका लेकर के रिपोर्ट के साथ लौटता है, बीच में भी ख़त्म हो जाता है, टीका तो लेने आता है। उसको 90 रुपया बक्सा मिलता था जो शायद 110 रुपया हुआ है, उसका भी 4-5 महीने से भुगतान नहीं हो रहा है आवंटन के अभाव में। यही हालत ममता के साथ भी है। ममता सारी की सारी रविदास परिवार की महिलाएं हैं, सारी, और उनको केवल मिलता है क्या? उनको मिलता है पर डिलीवरी 300 रुपया ग्रुप में। यदि डिलीवरी हुआ तो मिला, नहीं तो अपने पैसे से आना जाना खाना। तो उनका आर्थिक सामाजिक शोषण भी हो रहा है। जहाँ वो काम करती है वहाँ उन लोगों से बेगारी भी कराया जाता है। वैसे सोचिए तो ये स्कीम वर्कर्स जो है ये सारे के सारे सरकारी बेगार हैं, जिसे पहले ज़मींदारी व्यवस्था में बेगारी का काम करना पड़ता था, फ्री में 1 दिन धान रोपना पड़ता था, ज़मींदारों के यहाँ मजदूरी नहीं उस दिन की दी जाती थी, और उसमें केवल मजदूर ही नहीं, आपको जानकर आश्चर्य, काम भारत सरकार, बिहार सरकार, राज्य सरकार स्कीम वर्करों से बेगारी करा रही है, और साथ ही साथ ममता से डबल बेगारी। जो काम उसको अलॉट नहीं है वह काम भी उससे कराया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के संघर्ष बढ़ेगा और विधानसभा चुनाव के पहले बड़ी लड़ाई होगी। आशा फैसिलिटेटर का कहना है कि जो उनका मानदेय बढ़ा था उसका अभी तक कोई सही उसका उपाय नहीं लगाया गया। क्या कहेंगे इसके विषय में जानकारी है? अश्विन पोर्टल पर पहले जो बकाया पैसा है वो आशा फैसिलिटेटर को आशा का कर देना है। जब आशा का हो जाएगा 16,000 रुपया, तब आशा फैसिलिटेटर का भी होगा। रह गया ये बढ़ी हुई राशि जो 300 से 500 हुई है, इसमें कुछ मशीनी गड़बड़ियां हैं। उस मशीनी गड़बड़ी के कारण, पोर्टल के गड़बड़ी के कारण, समझदारी का नहीं के कारण वो भुगतान नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, हमारी महामंत्री सुधा सुमन ने, किरण झा ने, आपको समस्तीपुर से सुनीता ने, कई हमारी महिला नेत्रियों ने कैसे होगा वो लिख करके उसने ग्रुप पर उन लोगों ने डाला है, और इस आधार पर वैसा करने पर सबका हो जाएगा। आशा फैसिलिटेटर आपकी हमेशा मांग थी कि हमारा जो मानदेय बढ़ा है वो अभी तक मिल नहीं रहा, तो उसका मेन कारण टेक्निकल है और कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट है, जिसकी वजह से जो है कि आपकी मानदेय अभी जो बढ़ा हुआ मानदेय वो नहीं मिल पा रहा है। जल्द ही इसका समाधान निकल पाएगा, जैसा कि सर बता रहे हैं। और सर से जानने की कोशिश करेंगे, सभी लोग की बात तो आप करते हैं, आम जन का हमेशा यह पूछना है आपसे कि आम जन की आवाज़ को आप नहीं उठाते हैं। आम जन की खासकर जो स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती रहती है, तो आम जन को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ कैसे मिले, उसको लेकर सभी लोगों ने आपसे सवाल पूछा है। तो क्या कहेंगे इसके विषय में? इसके विषय में करीब 2 दशक से लगातार स्वास्थ्य को संविधान का मौलिक अधिकार बनाया जाए और अल्मा आता कन्वेंशन को में लिए गए घोषणाओं को किए गए लागू किया जाए। भारत सरकार का जो राष्ट्रीय मानक है उसके अनुरूप स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर के और मेडिकल कॉलेज खोला जाए, इसकी लड़ाई करीब 2 दशक से हम लोग लड़ते आ रहे हैं। हम लोगों ने बिहार में 2
लोक स्वास्थ्य संसद का आयोजन किया बोधगया और दरभंगा में इन सवालों पर, और लगातार हम लड़ते रहे कि स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। अभी जो 6 जुलाई को हमारा जो प्रदर्शन हुआ और पुनः जो हमारा एक बड़ा प्रदर्शन पुनः सिविल सर्जन की 17 अगस्त को होने जा रहा है होगा, और फिर 28 नवंबर को एक बहुत विशाल प्रदर्शन सबको समेटकर होगा मुख्यमंत्री के समक्ष। उसमें हमारी जनता के लिए मुख्य मांग यह है कि स्वास्थ्य को जनता का संवैधानिक अधिकार बनाया जाए। स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त रूप में जनता को सरकारी अस्पतालों में सरकारी चिकित्सक और सरकारी कर्मचारी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए, न कि कैशलेस बीमा के माध्यम से। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार के मानक के अनुसार 5000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र होना चाहिए, जो अभी नहीं है। लेकिन फिर भी जितने हैं वहाँ 2 एएनएम का पद स्वीकृत है, जिनका मुख्य काम टीकाकरण और जच्चा बच्चा सुरक्षा है। एक साधारण बीमारी का टैबलेट भी वहाँ नहीं मिल पाता है, कोई देने वाला नहीं है। पहले जब हम लोग आए थे सरकारी सेवा में, उसके पहले हम लोग जब बच्चा थे, जब एक प्रखंड में 3 ही उपकेंद्र होता था, उस समय या बाद में भी डॉक्टर लोग जाते थे, उनका सेंटर बंटा रहता था और हफ्ता में डेट फिक्स होता था, चिकित्सक जाते थे। लेकिन अब वो तो प्रक्रिया समाप्त हो गई है। इसलिए ग्रामीण जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, वहाँ स्वास्थ्य सुविधा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए वहाँ पर उन ग्रामीण चिकित्सकों जिसको बिहार सरकार ने इग्नू से प्रशिक्षण दिलवाया है, वो 2 ग्रामीण चिकित्सक की पदस्थापना की जाए। एक फार्मासिस्ट ताकि दवा बंटे, एक परिचारिका ताकि डिलीवरी हो, और लेबर रूम चलाने के लिए, अस्पताल चलाने के लिए 2 4th ग्रेड, एक मेल और एक फीमेल, मेल वार्ड अटेंडेंट, पुरुष वार्ड अटेंडेंट की बहाली हो, और मेल वार्ड अटेंडेंट और पुरुष वार्ड अटेंडेंट के पद पर आशा ममता कुरियर को उम्र शांत करते हुए प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाए। ये हमारी मांगों में शामिल है, मुख्य रूप से हमारी मांगों में ये शामिल है। और हम ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं, क्योंकि आज की स्थिति यह है कि किसी को सर्दी खांसी बुखार जैसी बीमारी वायरल भी हो जाए, तो उसके लिए मान लीजिए 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल और लिवोसिट्रीजिन लेने के लिए भी उसको, आप दरियापुर बेला के बगल के रहने वाले हैं तो आपको नदी पार करके दरियापुर पीएससी या सीएससी में आना पड़ेगा, तब मिलेगा। मान लिया जाए कि उसको 100 से ज़्यादा बुखार है, वो चलने में सक्षम नहीं है, उसके साथ एक आदमी आएगा, वो 2 आदमी का आने जाने का भाड़ा और एक आदमी जो स्वस्थ है उसका दिन भर का मजदूरी, ये सब मिलाकर 500-600 रुपया जब खर्च करेगा तो उसको 100-150 की दवा मिल पाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि नहीं, दवा और प्राथमिक उपचार जो है वो 5000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर हो। डिलीवरी 1000 रुपया संस्थान में मिलता है। 1000 रुपया यदि अस्पताल में ग्रामीण क्षेत्र का डिलीवरी होगा तो 1400, और शहरी का 1000 हमने गलत पर, तो ये 1400 रुपया में ही उसको जीप ठीक करके, गाड़ी ठीक करके आना है, और फिर डिलीवरी हो जाने के बाद गाड़ी से जाना है। तो कोई बताए कि 10 किलोमीटर छोड़िए ना, 5 किलोमीटर दूरी का है, तो 1400 रुपया में कोई रिजर्व गाड़ी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि वह मान लीजिए कि उपकेंद्रों पर डिलीवरी हो तो खाटी पर भी लेटा करके, खाट पर भी टांग करके, माथा पर धो करके ग्रामीण जनता, उसका परिवार, उसका मर्द, देवर, ससुर, भसुर ले जाएगा और वहाँ डिलीवरी हो जाएगा। उसको, उसका श्रम बचेगा तो श्रम अर्थ में तब्दील होगा और जनता को सुविधा मुहैया होगी। इन सवालों को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे तब तक जब तक कि स्वास्थ्य का अधिकार जनता का अधिकार नहीं बनेगा। संविधान की धारा 21 कहती है कि जनता को जिंदा रहने का अधिकार है। यदि हम आत्महत्या करने का प्रयास करेंगे तो हम पर मुकदमा हो जाएगा, लेकिन यदि हम दवा के बिना मर जाएं तब क्या होगा? तब तो सरकार पर मुकदमा होना चाहिए, तब तो सिविल सर्जन पर मुकदमा होना चाहिए कि क्यों दवा के बिना कोई मर गया। तो इसलिए हम लड़ेंगे और हम ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा करके ही बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ दंग लेगा। ये हमारी लड़ाई में शामिल है। ये भी शामिल है कि
जो पैरामेडिकल कॉलेजेज हैं, जी पैरामेडिकल शैक्षणिक संस्थान हैं, नर्सिंग शैक्षणिक संस्थान हैं या फार्मेसी शैक्षणिक संस्थान है, जी ये 3 किस्म के डॉक्टर के नीचे लोग होते हैं। जी पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट और नर्सिस्ट। एएनएम, जीएनएम ये नर्सिंग हुआ, और पैरामेडिकल में एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ये सब पैरामेडिकल हो गए। जी और फार्मासिस्ट एक अलग संकाय है। तो जितने सरकारी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, इन इंस्टीट्यूशनों में शिक्षा देने वाला शिक्षक ही नहीं है, लेक्चरर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं होती है। और ख़ास करके जो प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट है जी या पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, वो नॉन अटेंडिंग चल रहा है, क्लास करने भी लोग नहीं जाते हैं, सीधे एग्ज़ाम देने आते हैं। कोई हॉस्पिटल में उनका ट्रेनिंग नहीं होता है, और इसलिए वो जो पास करके आते हैं उन लोगों को बीएसटी पढ़ने नहीं आता है, उन लोगों को इंजेक्शन देने नहीं आता है, उनका प्रैक्टिकल ज्ञान शून्य होता है। इसलिए हम ये भी मांग करते हैं कि जो प्राइवेट या सरकारी शैक्षणिक संस्थान हैं, पैरामेडिकल के, फार्मेसी के, नर्सिंग के, इनमें रिक्त शैक्षणिक पदों को विलंब भरा जाए और इनसे हॉस्पिटल ड्यूटी निश्चित रूप से प्रैक्टिकल कराया जाए। साथ ही साथ इनकी नियुक्ति रिक्त पदों पर अंकवार, बैचवार किया जाए, ताकि इसमें भ्रष्टाचार रुक पाए और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था हम बिहार की जनता को उपलब्ध करा सकें। यह हमारी मांग में यह भी शामिल है। यह हमारी जो मांगे हैं, इसके लिए 6 जुलाई को हमने प्रदर्शन किया था, फिर 17 को करेंगे, और फिर जो है हम आपको 28 नवंबर को करेंगे। अभी ग्रामीण जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके बारे में सरकार का कंसेप्ट यह है कि उपकेंद्रों को वेलनेस सेंटर बना दिया जाए, और वेलनेस सेंटर में एक पद स्वीकृत हुआ है सीएचओ का, कम्युनिटी हेल्थ अफसर, जो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करके जो लोग हैं वो लोग जाते हैं। पद स्वीकृत नहीं है, जैसे स्वास्थ्य समिति के लोग हैं वैसे जाते हैं। उनके जिम्मे वो रोबोट हैं, कर्मचारी नहीं, रोबोट एम्प्लॉय। दवा जा कर के ले आना, दवा लिखना, दवा बंटवाना, तमाम चीज़ों का सुपरविज़न करना, ये जो टेलीमेडिसिन का आउटडोर होता है उसको संचालित कराना, यानी जितने भी काम हैं उतने उन्हीं के जिम्मे है, उन सीएचओ के जिम्मे। आज के उपकेंद्र का वह रोबोट है, वो सब है, वो डॉक्टर भी है, वो फार्मासिस्ट भी है, वो नर्स भी है, वो सुपरवाइज़र भी है। तो आखिर उसका कितना श्रम का शोषण होगा। ये पदों का संकुचन करके उपकेंद्रों पर जो इतने पद थे, पहले चिकित्सक जाते थे, अब नहीं जा रहे हैं, तो अब सीएचओ काम कर रहे थे। सीएचओ का जो श्रम का शोषण हो रहा है ये भी होना चाहिए। और साथ ही साथ जो आपको अल्मा अता कन्वेंशन के आधार पर भारत की सरकार ने जो राष्ट्रीय मानक तय किया है, जिसके अनुसार 5,000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 लाख से 1,30,000 की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पताल, जिला में जिला अस्पताल, शहर में शहरी अस्पताल, और 50 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। ये जो भी खुल रहा है, ये तमाम हम लोगों ने 20-25 सालों से जो लगातार स्वास्थ्य का अधिकार, मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ा है, सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जो हम लोगों ने लड़ाई बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ लड़ा है। इसके कारण आप देख रहे हैं कि आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने लगा है, काम चल रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, ज़मीन चिन्हित किया जा रहा है, और 10 सदर अस्पतालों का मतलब अपग्रेड हुआ, वहाँ बेड बढ़ा, स्टाफ बढ़ा, ये सारी सुविधाएं बढ़ रही हैं। लेकिन सरकार जो है स्वास्थ्य की सुविधा जनता को कंप्लीटली अपने संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराने के बजाय वो आयुष्मान कार्ड और कैशलेस बीमा योजना के तहत जो प्राइवेट अस्पताल हैं उसको भी नमित कर देती है, और प्राइवेट अस्पतालों में सीधे सीधे लूट हो रहा है। जो सरकारी अस्पतालों में भी काम करने वाले चिकित्सक हैं उनका भी नर्सिंग होम है, उनका नर्सिंग होम रजिस्टर्ड है, तो क्यों अस्पताल में सुविधा उपलब्ध कराएंगे? वो ले जाएंगे अपने नर्सिंग होम में, और इलाज में खर्चा आया 1,000 तो उसको शो किया जाएगा 5,000, 10,000, 20,000, 50,000। इसलिए ये हमारा डिमांड है कि ये जो सुविधा है सरकारी अस्पताल में सरकारी चिकित्सक और सरकारी कर्मचारी के द्वारा उपलब्ध कराया जाए, न कि
उसको कैशलेस बीमा करके प्राइवेट में लूट के लिए भेज दिया जाए। इन तमाम सवालों को लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो अभी आप देख रहे थे कि बात कर रहे थे हमारे साथ में श्री विश्वनाथ सिंह जी, CITU उपाध्यक्ष हैं, और लगातार आम जनता की बातों को भी सरकार के समक्ष रख रहे थे, और जो बिहार में भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मी हैं, स्कीम वर्कर्स हैं, उनकी बातों को भी जो है कि सरकार के समक्ष रख रहे थे। और साथ ही साथ 16 सूत्री 17 सूत्री मांग है, आशा के साथ किए गए समझौते को लागू करो। आशा, ममता, कुरियर को सरकारी सेवक घोषित करो। 26,000 न्यूनतम वैधानिक मजदूरी दो। ये भी बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के मांग में शामिल है, जिसके लिए आगे आने वाले दिनों में प्रदर्शन होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो कल का प्रदर्शन है वह जो है तात्कालिक सवालों पर है। सभी का बकाया वेतन मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करो। समान काम का समान वेतन समान मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करो। साथ ही साथ जो ये हाजिरी बनाने के AFRS सिस्टम है, इस पर रोक लगाओ। दरअसल में AFRS क्यों लाया गया है? इसलिए लाया गया है कि सरकार जो है ध्यान बंटाना चाहती है। भारत की सरकार ने स्वास्थ्य समिति को पैसा ही नहीं दिया है। अभी तक आप पता लगा लीजिए, किसी भी स्वास्थ्य समिति में पैसा नहीं है, और पहली बार स्वास्थ्य समिति के लोगों का DPM वगैरह का भी 4 महीना से मानदेय और वेतन बंद है। भारत सरकार ने पैसा ही नहीं दिया है। भारत सरकार धीरे धीरे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों से हाथ खींच रही है। ध्यान इस तरफ नहीं जाए, इसलिए सरकार जो है ये हाजिरी वाला बखेड़ा खड़ा कर दी है कि लोगों का ध्यान इस तरफ चला जाए। जैसे पुलवामा नहीं होता तो उस बार वाला मोदी जी का चुनाव नहीं निकलता। इस बार कोई पुलवामा नहीं हुआ तो 240 पर आ गए। यानी ध्यान भटकाना है। जैसे सरकार जनता का ध्यान भटकाती है, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर, राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, उसी तरीके से कर्मचारी का ध्यान इस तरफ से हटाने के लिए कि सरकार स्वास्थ्य समिति और इससे जुड़े हुए तमाम परियोजनाओं को, स्कीमों को, अभियानों को बंद कर देना चाहती है या राज्य सरकार पर छोड़ देना चाहती है। इसलिए यह AFRS लगाई है कि यह जो है तात्कालिक मुद्दा उभर जाए और मेन मुद्दा पीछे चला जाए। और साथ ही साथ स्वास्थ्य समिति के कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी के बीच फूट डालना, उनके बीच संघर्ष कराना, उनके बीच मतभेद पैदा कराना, ये भी उनका उद्देश्य है। और साथ ही साथ कि ये लोग बिना कोई संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करें, किए बगैर ये हड़ताल में चले जाएं ताकि हमको कार्रवाई करने का मौका मिले, ये भी कराना चाहती है। लेकिन कल का जो हमारा प्रदर्शन होने जा रहा है बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का, इन्हीं सब सवालों पर होगा और आगे की रणनीति हम तय करेंगे। लेकिन जो हमने बताया, जिन सवालों को, जनता का सवाल, आशा स्कीम वर्कर का सवाल, स्टूडेंटों का सवाल, पैरामेडिकल काउंसिल गठन का सवाल, इन तमाम 17 सूत्री मांगों को लेकर के जो हमारा अगले महीने के 17 अगस्त को CS किया और 28 नवंबर को प्रदर्शन हुआ है, होने वाला है, इसकी भी तैयारी चलती रहेगी। और बीच में जो समस्या आया है इसके लिए भी संघर्ष चलता रहेगा। इस समय बात कर रहे थे श्री विश्वनाथ सिंह जी, उपाध्यक्ष CITU बिहार से हैं, और लगातार आपकी आवाज़ों को सरकार के समक्ष रख रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम स्वास्थ्य कर्मियों का, तमाम संविदा कर्मियों का हम आह्वान करते हैं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गर्दनीबाग पहुँचें और इस प्रदर्शन को सफल बनाएं। और सफल बनाने के साथ ही साथ फिर आगे के निर्णय की सूचना हम आपको देंगे। और 1944 का बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ बना हुआ है, लगातार ये लड़ते आया और लगातार लड़ते रहेगा और आपकी समस्या का समाधान कराएगा। दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। पटना से मैं विनोद सिंह, ASB तक न्यूज़ के लिए। थैंक यू।